आज हम देखेंगे भारत की एक महान महिला के बारे में जिनका नाम था सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए एक प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। छात्र मित्रों, आज हम कक्षा 10 में 8वें पाठ में देखेंगे कि सुधा मूर्ति ने किस प्रकार अपने समय में संघर्ष करके इंजीनियर बनी और उसने अपनी सफलता आगे बढ़ाते हुए भारत को भी किस प्रकार आगे बढ़ाने में सहायता दी। तो आज हम एक विरल ऐसी स्त्री के बारे में देखेंगे जिसने भारतीय इतिहास में अपना अलग ही स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए पाठ। अप्रैल 1974 की यह बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्था के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। ये जो बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान जो आई है वहाँ की बात है कि भारतीय विज्ञान संस्थान में बेंगलुरु में जो है, जिसे हम बेंगलोर भी कहते हैं, कि वहाँ पर उसके बाहर परिसर में आंगन में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष थे और वह लाल फूलों से लदे हुए थे और झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन यानी जाहिरात, जाहिर खबर आप जेने कहिए छे कि उस विज्ञापन पर जैसे उसकी नज़र पड़ी, यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, जिसे टाटा की कंपनी है, ऑटोमोबाइल यानी कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उसके लिए काम करती है, वह ऑटोमोबाइल लेते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा की जो है कि ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए थी यह विज्ञापन। कंपनी को यह योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी छोटे अक्षर में लिखी अंतिम पंक्ति। इसमें लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। ये जो विज्ञापन था उसमें अंत में एक छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। जब सुधा मूर्ति ने यह विज्ञापन के अंतिम पंक्ति देखी तो वह चौंक उठी, क्योंकि टाटा की कंपनी टेल्को में जो इंजीनियर चाहिए थे वह उन्हें पुरुष ही चाहिए थे। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। यानी कि वह जब स्नातक की पढ़ाई पूरी कर देगी तब उसे रिसर्च के लिए उसे छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। यानी कि छात्रों को दी जाने वाली जो सहायता होती है उसे हम छात्रवृत्ति कहते हैं, उसकी पेशकश भी हो गई थी। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता थी भी नहीं, फिर भी उसने यह विज्ञापन पढ़ा तो वह चौंक गई। उसे नौकरी नहीं करनी थी, फिर भी
उसने यह देखा कि यहाँ पर महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तो वह चौंक उठी थी। यह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। बस उसे यही था कि इतना भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, और उसके मन में यह आया कि यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। उसका जो स्नातक का विषय था वह था कंप्यूटर विज्ञान, और वह कंप्यूटर विज्ञान में भी अपने पुरुष सहपाठी अपने साथ में पढ़ने वाले छात्र में अकेली लड़की थी। यानी कि कंप्यूटर विज्ञान रखने वाली वह एक ही लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह उसका विरोध करेगी और डटकर विरोध करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा। अपनी शिकायत करने के लिए उसने क्या लिखा कि आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। यह सारी बातें उसने JRD टाटा को एक पोस्टकार्ड से लिखकर भेज दी, क्योंकि उसे यह बात पसंद नहीं थी। दस ही दिनों में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। यानी कि 10 दिन के बाद उसके नाम पर एक तार आया और तार में उसे पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए, यानी कि उसे खुद मिलने के लिए, उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची, जो मुंबई के पास शहर है। वहाँ पर साक्षात्कार आरंभ हुआ, यानी कि उसका इंटरव्यू आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशाला में जाकर कार्य करना चाहिए। जो साक्षात्कार करने वाले बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला नियुक्त नहीं होती है। अगर तुम्हारी जैसी मेधावी यानी कि जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज होती है, होशियार होती है, बुद्धिमान होती है, ऐसी तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशाला यानी कि रिसर्च के लिए जो प्रयोगशालाएं होती है वहाँ पर जाकर तुम्हें तो कार्य करना चाहिए। यहाँ फैक्ट्री में केवल पुरुष ही काम करते हैं। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, ऐसा सुधा मूर्ति ने कहा। नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, सुधा ने दृढ़ता से कहा।
एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। यानी कि उस फैक्ट्री में उसे एक इंजीनियर के तौर पर उसे काम दिया जाता है और वह उसे स्वीकार भी कर लेती है। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी। उसका नाम था सुधा कुलकर्णी। वह टेल्को कंपनी की सबसे पहली महिला इंजीनियर बनी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। यानी कि उसने 8 साल तक टेल्को में काम किया, अपनी सेवाएं दी और उसके बाद अपनी खुद की, अपने पति की कंपनी जो इन्फोसिस है वह पर उसने काम शुरू किया। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। यानी कि दोनों की मेहनत से इन्फोसिस ने बहुत ही तरक्की की। यहाँ पर एक कहावत है कि दिन दुनी रात चौगुनी। उसका अर्थ होता है कि तेजी से या रफ्तार से विकास होना। सुधा मूर्ति सन 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। यानी कि सुधा मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन में चेयरपर्सन बनने के बाद उसने कई सामाजिक कार्य भी किए। इसमें सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है कि कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में उसने एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे अमल भी किया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधारक के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण करवाए। यानी कि उसने अब अपने संपूर्ण जीवन को समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया था। इसमें बेल्लारी, बीजापुर, हुगली आदि के अस्पतालों में उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। यानी कि तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी के लिए जो चिकित्सा के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वह उन सभी शहरों के अस्पताल में उसने उपस्थित करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। यानी कि उसने सूखा पीड़ित यानी कि जहाँ पर अकाल पड़ता है उस क्षेत्र में भी उसने राहत कार्य करवाए। अस्पतालों के लिए नए चिकित्सा उपकरण लगवाए। सरकारी स्कूलों में उसने कंप्यूटर और लाइब्रेरी भी उसने खुलवाई। तो ये सब सामाजिक सुधार के लिए उसने कार्य किया। अनेक अथाक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले। उसने कर्नाटक राज्य में हम देखें कि शिक्षा पर 1 करोड़ रुपये लगाए और 3000 से ज़्यादा पुस्तकालय भी उसने खुलवाए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले
यानी कि जो प्रतिशत लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्तियां भी दी और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। यानी कि उसने गरीब बच्चों के लिए भी बहुत कार्य किया, गरीब बच्चों के सहायता दी, स्कूलों की इमारत भी उसने बनवाई। अधिकतम अंक लाने वाले जो प्रतिभाशाली बच्चे थे उन्हें छात्रवृत्ति भी दी और गांव में उसने कंप्यूटर भी लगवाए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें प्रमुख है कर्नाटक राज्य उत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002, राज्य लक्ष्मी पुरस्कार आदि उसे कई पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर से हम देख लें कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो कर्नाटक राज्य उत्सव पुरस्कार है, ओजस्विनी पुरस्कार है, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार है, वुमन ऑफ द ईयर 2002 और राजलक्ष्मी पुरस्कार। ऐसे तो उसे कई पुरस्कार मिले हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। यानी कि सुधा मूर्ति ने अपनी जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई उससे महिलाओं को आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाया है। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि सुधा मूर्ति किस प्रकार एक कंप्यूटर विज्ञान की छात्रा होने के बावजूद भी वह आगे बढ़कर विदेश में जाकर संशोधन करना चाहती थी, लेकिन उसने जब देखा कि भारत जैसे देश में अभी भी स्त्री और पुरुष के बीच में जो खाई है उसे दूर करने के लिए अपने जीवन को उसने समर्पित कर दिया। इतना नहीं, उसने समाज सुधार और गाँव में और चिकित्सा क्षेत्र में भी उसने कई अच्छे कार्य किए थे और उसने खास करके महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है कि अगर प्रतिभा हो